आप देख रहे हैं आरजेस रियल टॉक पॉडकास्ट शो, जिसमें हम मिलाएंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते पर एक मुकाम हासिल किया है, एक मंजिल हासिल की है और लगन मेहनत के साथ नई ऊंचाइयां भी उन्होंने हासिल की हैं। ऐसा कहा जाता है कि सफर की मंजिलें छूने सबल दृढ़ पांव बढ़ते हैं। अब हमें कौन रोकेगा, हमारे गांव बढ़ते हैं। गांव की बेटी का हम आज इस स्टूडियो में पहला इंटरव्यू करने जा रहे हैं, पहला पॉडकास्ट उनके साथ शूट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको मिलाना चाहेंगे उस गांव की बिटिया को जिन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से अपने सपने को साकार किया है। वो डीएसपी बनी हैं और बीना की पास परसौरा गांव की बिटियां हैं। इनके पिता पूर्व सरपंच और किसान रहे हैं। बड़े ही सामान्य परिवार से ये रही हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनका संघर्ष रहा, गांव से निकलकर कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कहां इनके संघर्षों में लोगों ने साथ दिया, किन किन लोगों ने साथ दिया। इन पूरी जानकारियों के लिए हम आज आपसे मुलाकात कराते हैं बीना की बिटिया डीएसपी रश्मि अहिरवार से। रश्मि, बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया आरजेस टॉक रियल टॉक, जिसके माध्यम से मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। और मैं राजेश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया, आपने मुझे बुलाया। तो हम अब बात करते हैं रश्मि जी से। रश्मि जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ग्रामीण परिक्षेत्र में पली बड़ी हैं। आपका बचपन जो बीता है उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल। मेरा बचपन मेरे ग्रामीण में बीता है। मैं परसौरा की रहने वाली हूँ। एक छोटा सा एरिया है जहाँ की आबादी लगभग 500 से 600 है। देखिए, मेरा पूरा बचपन वहीं बीता है और मैं वहीं से मैंने कक्षा 1 से 6 तक की पढ़ाई की है। और यहाँ तक कि मेरे गांव में कक्षा 6 के बाद पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है। ठीक है। और मेरा पूरा जो माहौल है वो ग्रामीण एरिया से है। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरे 2 भाई हैं बड़े, और मैं सबसे छोटी हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने सबको पढ़ाया, मतलब तीनों भाई बहन को अवसर दिया पढ़ने को। मेरे बड़े भैया भी पढ़े, मेरे छोटे भैया भी पढ़े और मेरे को भी पढ़ाया। लेकिन मेरे बड़े भैया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो वो घर का काम संभालने लग गए, तो वो उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब उनने भी प्रयास किए गवर्नमेंट जॉब के। और मेरे घर में मतलब किसी भी के पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चे सोचते ना कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा कि नौकरी वाला बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब कई परिवार में कोई कमाने वाला है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं पहले बता दूं कि पहला मतलब मैं कृषक परिवार से हूँ। मेरे घर में कोई नौकरी वाला नहीं है। और मेरे भैया बड़े पढ़े, उनने भी ट्राई किया मतलब कि गवर्नमेंट जॉब लगे। मेरे भैया ने गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाया भी 6-7 साल। अभी वो खेती कर रहे हैं और गेस्ट टीचर के रूप में भी पढ़ाते थे, अभी छोड़ दिया है। और मेरे छोटे भैया वो प्राइवेट जॉब करते हैं रिफाइनरी में। उसके साथ साथ ही मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे घर में मैंने जो पढ़ने का सोचा था कि मुझे पढ़ना है, पहले पीएससी का सपना था नहीं मेरा, बस ये था कि मुझे पढ़ना है। तो मेरे घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि तुमको जो करना वो करो। तो मैंने कक्षा 6 तक तो गांव में पढ़ाई की, वो भी सरकारी स्कूल में। ये भी बता दूं कि ये भी भ्रम रहता है कि सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे अधिकारी नहीं बन सकते। अच्छा, आपने सुना होगा कई बार टैगलाइन चलती है कि नहीं, बड़े बड़े स्कूल से पढ़ना जरूरी है और निजी स्कूल से मतलब प्राइवेट स्कूल से पढ़ना। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये भी माने एक आपका ये भी उपलब्धि है कि प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ के आपने सरकारी स्कूल से मैंने कक्षा 6 तक भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। फिर वहां से मैं बीना आ गई क्योंकि मेरे गांव में स्कूल नहीं था उसके आगे पढ़ने को। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं पास वाले शहर में चली जाऊं। तो मेरे गांव से यही पास पड़ता था, 12 से 13 किलोमीटर ही मेरा गांव यहाँ से। तो उसके बाद मैंने कक्षा 6 से 12 तक 1 नंबर में पढ़ाई की, वो भी सरकारी स्कूल। तो यहाँ तक कि मैंने 12th तक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की। उसके बाद मुझे एक्चुअली ये था कि मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपको करना क्या है। और उस टाइम बच्चे मैच्योर भी नहीं होते उतना, तो मीडिया पहले इतना चलता भी नहीं था कि अपने पास रिसोर्स हो कि अपन जान लें कि ये सही है, ये ऑप्शन ये सही है। तो मतलब सब दोस्तों ने कहा कि बीई कर लेते हैं, तो मैंने भी कुछ सोचा समझा नहीं और मैं भी बीई करने चली गई भोपाल।
अब मैं भोपाल गई तो भोपाल में बच्चे मतलब एक्सप्लोर हुआ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर की, सोचा समझा कि बाहर क्या है, तो मुझे लगा कि नहीं यार और भी ऑप्शन है कुछ करने को। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे पापा के जो साथी लोग हैं वो मतलब गवर्नमेंट जॉब में है एक दो, तो पापा को बोलते रहते थे कि लड़की को कुछ ऐसी तैयारी कराओ को जिससे नाम हो या अधिकारी बने वो। तो मुझे आज भी एक बात याद है कि मैं पापा के साथ बाइक पे जा रही थी, मतलब मेरे पापा ने बोला कि मेरा 4th ईयर आ गया था उसमें बीई में, तो मुझे अब चूज करना था कि मुझे क्या करना है, या तो मुझे प्राइवेट में जाना है या तो गवर्नमेंट में जाना है। तो एक दिन मुझे याद है कि हम गांव से आ रहे थे बीना, तो मेरे पापा और हम दोनों थे बाइक में। तो मतलब मैंने बोला कि पापा क्या करना है अब, मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना है कि प्राइवेट, क्योंकि ये समय आ गया कि आपको क्या करना है, करियर का चूज करना है आपको। तो मेरे पापा ने कहा कि गवर्नमेंट सही रहेगी, वो भी ये डायरेक्ट ही बोलते हैं कि कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे नाम हो जाए पापा ने। हाँ, तो मैंने उस दिन ही सोच लिया था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। तो मैंने पहले ना 1-2 साल छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी की, मतलब डायरेक्ट मैंने पीएससी के लिए नहीं चुना, मैंने 1-1.5 साल मैंने बैंकिंग की, एसआई मतलब कांस्टेबल बहुत सारे एग्जाम दिए, और मैं आपको ये भी बता दूं मेरे सारे एग्जाम क्लियर हुए। मैंने अपेक्स बैंक का एग्जाम क्लियर किया, मैंने मतलब एसआई का किया, मैंने कई बार कांस्टेबल का एग्जाम निकाला, मतलब और मैं छोड़ती जा रही थी एग्जाम को कर करके। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, और घर वालों को भी कॉन्फिडेंस दिलाया, क्योंकि ये पीएससी की जर्नी जहां तक मतलब मैंने ऐसा अनुभव किया कि 2-3 साल तो आपका ले लेती है, क्योंकि आपका इतना बड़ा सिलेबस दिया है पीएससी ने, उसके हिसाब से आपको प्री और 3 स्टेज में पेपर है, तो टाइम ज्यादा लगता है नहीं, उसमें। तो जब आपने ये 3-4 एग्जाम निकाले, हाँ, हवलदार का जी, निकाला, जी, ये जी, निकाले, जी, जी। तो इसके बाद आपको पीएससी का अचानक ख्याल कैसे आया कि हमें पीएससी करना क्योंकि मेरे पापा ने ये तो बोला था उस दिन बाइक में कि कुछ अधिकारी बनना है, तो एमबीपीएससी में स्टेट में सबसे बड़ी परीक्षा एमबीपीएससी ही होती है, इससे बड़ी कोई परीक्षा नहीं है स्टेट लेवल पे। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं एमबीपीएससी करूं, उससे मैं अधिकारी बनूं। मतलब कहने का ये है आपका, हमें मान के चलते हैं हाँ। कि जो वो आपके पापा के साथ आप जी, बाइक से आ रही जी, थी जी, बीना बिल्कुल, तक, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपका एक लाइफ चेंजर था। हाँ, मतलब ये था कि पापा का जो सपना था वो मुझे पूरा करना है वो, मतलब तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पीएससी 2018 से शुरू की थी, 18 और 19 मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो ये मेरी जर्नी रही यहाँ तक कि पहुंचने की, कि मेरा ग्रामीण परिवेश रहा, और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, और मेरा पूरा परिवार में कोई नौकरी में भी नहीं है। भ्रम रहता है ना बच्चों को कि अच्छा परिवार होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल नहीं प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे अधिकारी बनते हैं, और अच्छा ऐसा पैसे वाले से घर से हो। तो मैं ये भी बता दूं कि बहुत ही मतलब एक मीडियम परिवार से हूँ। हाँ, तो ये रहा मेरा आपको बचपन। आपकी स्पेसिफिक इंस्पिरेशन कौन रहे? देखिए इस जर्नी में तो कई सारे लोगों ने साथ दिया है, पर यह है कि ऐसा बोलते हैं कि एक ग्रह युद्ध है एमबीपीएससी, कि इस जर्नी बहुत लंबी हो जाती तो आपका परिवार ही आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है। और ये मान लो कि ग्रह युद्ध है और आप युद्ध लड़ रहे हो, तो एक आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो बनता है आपका परिवार। आप परिवार के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक अच्छा दोस्त होना चाहिए और एक परिवार होना चाहिए, क्योंकि परिवार आपको मतलब आपको जब भी आप ऐसा डिमोटिवेट होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमें किसके लिए करना है। आपका परिवार आपका मोटिवेशन किया, आपने कहा एक दोस्त होना हाँ, चाहिए। हाँ। तो वो दोस्त कौन था जिसने आपको हाँ, मोटिवेट किया? देखिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी एक दोस्त है बीनू राय, मतलब वो यहाँ से स्कूल से मेरे साथ में रही, वो मेरी तैयारी के दौरान भी उसने बहुत मतलब ऐसा किया कि वो हमेशा बोलती थी कि तुम्हारा अच्छी जगह होगा। तो ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, मैं 2 इंटरव्यू से बाहर हुई हूँ, तो मैं बहुत रोती थी। कोचिंग वगैरह भी की है आपने? हाँ, मैंने शुरुआत में, मैं ये बता दूं कोचिंग कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मेरा क्या था मैंने बीई कर लिया था, तो मेरा पूरा बैकग्राउंड टेक्निकल हो गया था। तो मुझे थोड़ी सी सब्जेक्ट की समझ लेनी थी, तो मैंने शुरुआत में कोचिंग की 1 साल, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की है खुद। आपकी जो हाँ। सखी हैं, सहेली हैं, दोस्त हैं, उन्होंने आपके लिए, अच्छा आपसे ये जानना चाहेंगे रश्मि की जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, एकेडमिक बैकग्राउंड एक अलग आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, तो वो आपका कैसा रहा? देखिए मैंने पहले बताया कि मेरी कक्षा 1 से 6 तक की पढ़ाई गांव में हुई है, उसके बाद मैंने 6 से लेके कक्षा 6 से 12 तक मैंने स्कूल 1 नंबर स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है, वो भी किया मैंने, बीई किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है।
तो मेरे पास बहुत स्कोप था आगे बढ़ने का। पर वो बोलते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया, मैंने भी ये सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने वो लाइन छोड़ के मैंने MPPSC की लाइन पकड़ी, तो उसमें मैं कंटिन्यू रही। उसके बाद मैंने मतलब जो रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मुझे ज्यादा टाइम भी हो रहा था, तो मुझे ऐसा भी लग रहा था मेरा बी प्लान होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने MBA भी कर लिया था HR और मार्केटिंग से। वेरी गुड। और तो मुझे वो वाला रास्ता भी खुल गया था, पर मेरा मन तो लगने वाला नहीं था। आपके बहुत सारे रास्ते थे। हाँ बिल्कुल, हाँ, लेकिन मंजिल आपको DSP आके मिली और मेरा सफर अभी जारी भी है, ये भी बता दूं, मुझे रुका नहीं है। मेरा आगे भी इंटरव्यू है 23 का, 24 भी मैंने मेंस दिया हुआ है, अभी देखते हैं रिजल्ट क्या होता है मेंस का। मतलब अच्छा, इस दौरान आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, जी बिल्कुल। कि चैलेंज क्या रहे आपको PSC जब आपने फेस किया, आपने शुरुआत की और आज आप इस मुकाम पे हैं, इस दौरान आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी लगी जो इनको चैलेंज के रूप में आपने स्वीकार किया? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं एक ग्रामीण एरिया से हूँ, तो सब बोलते थे कि इतना क्यों पढ़ा रहे हो, तो मतलब वो ताने, लेकिन शादी कर दो। हाँ, शादी मतलब घर वालों से बोलते होंगे। सामान्य तौर पर यही होता है। हाँ जी, कि बच्ची है, गांव में है, भाई काय को पढ़ा रहे हो, शादी करो। हाँ, ये चीज आई थी। और मेरे गांव में ऐसा है कि मैं पहली लड़की हूँ, और मतलब लड़की क्या पूरे ब्लॉक में मैं तो पहली ऑफिसर हूँ, मेरे को लग रहा है बीना ब्लॉक में और सागर डिस्ट्रिक्ट में मैं एक ही DSP बनी हुई है। और ये भी बता दो, मेरे गांव में 17 से 18 साल की लड़की होती है, उसकी शादी कर देते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे ये था कि मेरे घर वालों को सब बोलते थे आगे कि इतने दिन हो गए, क्या हो रहा है, और मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं थे, क्योंकि एक तो कोर्ट केस रिजल्ट रुका हुआ था, एक कोविड से रुका हुआ था, लोगों को समझाना मुश्किल था कि होगा क्या, मतलब वो समझते नहीं थे क्या कोर्ट केस, बोलते थे पेपर हो रहा है, फेल हो रही होगी लड़की। अच्छा, हाँ, सही। कुछ को मतलब बताना मुश्किल, तो कोर्ट केस को जानता नहीं है कि PSC में कोर्ट केस फंस गया तो भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जब कोर्ट से मामला क्लियर होगा उसके बाद ही रिजल्ट जारी होंगे, तो लोग ने, तो वो फेस मेरे लिए बहुत ज्यादा खराब था। मतलब ऐसा था कि मैं अब इतना ज्यादा डाउन हो गई थी, पर मैंने, मेरे घर वाले और मेरी दोस्त, मतलब सबने इतना सपोर्ट किया कि कभी तो रिजल्ट आएंगे ना। मेरे पापा बोलते थे कि एग्जाम देती जाओ, कभी तो रिजल्ट आएंगे ना। तो उस दौरान आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? उस दौरान ये था कि मैं सेल्फ पढ़ती थी, क्योंकि सारा तो बंद हो गया था कोचिंग वगैरह, मैं तो सेल्फ स्टडी पे आ गई थी। उस टाइम मेरी कोचिंग हो चुकी थी, मैंने बेसिक कर लिया था, और मैंने पहला अटेम्प्ट भी दे दिया था जब लोग मतलब कोर्ट केस लगा था, तब मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। तो आपको ये भी बता दूं कि 2019 का जब मेरा इंटरव्यू था, तो एक जगह इंटरव्यू की डेट आ गई और दूसरी जगह कोर्ट से मामला आता कि आपका फिर से मेंस होगा। मतलब वो फेज मेरे लिए ऐसा था कि क्या हो रहा है, मतलब एक जगह आ गया कि आपका इंटरव्यू है फरवरी में, डेट भी आ गई, और दूसरी बार 1 महीने बाद ऑर्डर आता है कि आपका फिर से एग्जाम होगा। तो वो फेज मेरे लिए, पर ये था कि मुझे करना ही था, तो कितनी बार एग्जाम लोगे, मैंने भी सोच लिया था। हाँ, सब कुछ आपको याद है, सब कुछ पता है। हाँ, कि कितनी बार एग्जाम लोगे, ले लो, तो मैं उसके लिए भी तैयार थी। ये कि इस जर्नी में मेरे मम्मी पापा, मेरे दोनों भाई, मैं बता दूं कि मेरे दोनों भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब, और मेरी दोनों भाभियां, मतलब कभी कभी ऐसा बोलते ना कि भाइयों की शादी हो गई तो वो अपना अपना देखते हैं, पर मेरे दोनों भाई ने मतलब मेरे को ही देखा कि मेरी बहन को पढ़ाना है, मतलब शादी का नहीं सोचते थे मेरे घर वाले। अच्छा, आपसे एक पर्सनल सवाल। हाँ। आपने चूंकि भाइयों का नाम है, हाँ। भाभी, तो भाभियों का क्या रोल है आपकी भाई? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है, सुनने में आया है कि भाभियों का रोल थोड़ा निगेटिव रहता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं है। मेरी दोनों भाभी हैं, मतलब पढ़ी लिखी हैं, वो भी समझती हैं। मतलब जितने टाइम में बाहर रहती थी, कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि आपको कितना टाइम हो गया, कि आपका अभी तक हो नहीं रहा है। मुझे 6 साल हो गए थे मतलब इस पीरियड में पूरा। जब भी मैं घर आती थी तो उनको बस ये था कि बिन्नी तो पढ़े, मतलब अपने यहाँ बिन्नी बोलते हैं ना आनंद भाई को, तो ऐसा था कि बिन्नी तो पढ़ेंगे। तो मेरे को मतलब खाना भी उनने मेरे बिस्तर में ला के दिया, चाय भी उनने मेरे को ला के दी, और मेरे कपड़े, मतलब हर चीज में वो मेरे हाथों पर रखती थी। मतलब मेरी मम्मी या तो मम्मी करेंगी या मेरी भाभी करेंगी, कभी उनने मतलब उनको ये पता रहता था कि ये रहता है। देखिए, ग्रामीण परिवेश में हमने देखा है, ये रहता है कि ये तो काम ही नहीं कर रही है, हमारे साथ कोई हेल्प ही नहीं कर रही है, पढ़ाई में लगी रहती। तो ऐसा कोई माहौल कभी बना के नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं वही बता रही थी कि मेरी दोनों भाभी इतनी अच्छी थी, कभी ये नहीं बोला कि ये काम कर दो आप। बाकी मेरे को ही बोलते थे। मेरे 4 भतीजे भी है, ये भी बता दूं, बड़ी भाभी के हैं 1 लड़का 1 लड़की, और छोटी भाभी के हैं 2 लड़के। तो वो बच्चे भी इतना थे कि अगर दीदी पढ़ रही है तो कुछ सामान है तो वो खुद ला के देंगे। क्या बात।
हाँ मतलब कि दीदी ने अगर ये मंगा लिया ना कि पेन मंगाया, कॉपी मंगाई, पानी मंगाया, कुछ भी मंगाया तो वो मेरे बिस्तर में लाके देंगे। मतलब इतना सपोर्ट किया मेरे परिवार वालों ने। मतलब आपका जो बेस है, हाँ आप आज इस मंजिल तक हाँ पहुंची जी है, बिल्कुल। तो नींव के पत्थर के रूप में हमें मान के चले कि आपके भतीजे, भतीजी, भाभी, भाई, हाँ पूरा परिवार पूरा। आपको। हाँ और ये भी बता दूं, मैं अपने दादाजी का भी नाम लेना चाहती हूँ। मेरे दादाजी रेलवे में थे। अच्छा। अभी वो 85 साल के हैं, मतलब 85 प्लस ही हो गए हैं। मतलब वो लोग सोचते हैं ना कि पुराने लोगों की सोच ऐसी है कि भाई शादी करवा दो, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। कई लोगों का आपने सुना होगा कि हमारे रहते आपकी लड़की की भाव ने पार दो, भाव अपने यहाँ बोलते हैं, है ना। पर मेरे दादाजी ने आज तक नहीं बोला कि ये क्या कर रही, बस ये बोलता था कि पढ़ रही है। तो मुझे कभी पैसों की जरूरत रहती थी तो मैं बोलती थी, दादू मुझे दे दो, मैं आपका ब्याज के साथ लौटा दूंगी। क्या बात। मतलब उनका भी इतना सहयोग रहा, भले वो कुछ भी बोलते रहते थे, मेरे को सपोर्ट किया मेरे दादाजी ने भी, क्योंकि वो भी रेलवे में थे। तो ये था कि सरकारी नौकरी होना जरूरी है। अब मेरे भाई मेरे मतलब भाई लोगों की लग नहीं पाई। पापा किसान थे, वो पढ़े लिखे, मेरे पापा ने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम में बढ़ गई तो नहीं कर पाए कुछ। तो ये कि मेरा पूरा परिवार ही मेरे मतलब एक पॉजिटिव, पूरा समाज नेगेटिव मैसेज देता था मुझे, पर मेरी फैमिली तक ही देता था वो। और मेरी फैमिली इतनी अच्छी थी कि यहाँ का मैसेज मेरे तक डिलीवर करने में सोचती थी कि नहीं वो पढ़ रही होगी। मेरा सिलेक्शन हुआ, इतना रो रहे थे घर वाले, में समझ नहीं आ रहा था कि खुशी से रो रहे कि किस लिए रो रहे, क्योंकि उनने वो मैंने नहीं देखा ये संघर्ष यहाँ वाला, वो मेरे परिवार ने देखा। क्योंकि कोई आके बोलेगा तो मेरे घर पे बोलता था कि लड़की की शादी कर लो, अब वो क्या कर रही, कुछ नहीं होता पढ़ाने लिखाने से, इतने साल हो गए तुमने बीए भी करा लिया, कभी कभी तुम्हारे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, क्या कर रहे हैं। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि पढ़ रही है बस वो। मतलब ये है कि मेरे परिवार ने पूरा सपोर्ट किया। काफी भावुक आपने कर दिया। हमें लगता है आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भावुक हो रही हैं, लेकिन इन सब लोगों की मेहनत के बलबूते पे आज आप इस मुकाम पर पहुंची हैं। निश्चित रूप से ये सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है कि अपने परिवार को लेके अगर आप चलते हैं तो परिवार का सपोर्ट मिलता है तो आप किसी भी मंजिल को आप पा सकती हैं। बीना की बेटी है, बहादुर है, आपने बीना का नाम रोशन किया है। थोड़ी देर के लिए भावुक हो गई थी, और भावुक होना स्वाभाविक भी है कि जिस परिवार में इकोनॉमिकल भी कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, संघर्षों से जूझते हैं, और उसमें भी आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया उस परिवार ने, तो उसके लिए भावुकता स्वाभाविक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आप ऐसा कोई मूवमेंट हो जो आपको हमेशा यादगार रहे इस परीक्षा के दौरान, पीएससी के दौरान। देखिए मेरा जब 2019 का रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था, मतलब हम उसका 5 साल से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। मैंने प्री भी दे दिया, मेंस भी दे दिया, इंटरव्यू भी दे दिया, बस फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैं जब 19 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैं कंटिन्यू परीक्षाएं देती जा रही थी, 20 की भी दे दी, 21 की भी दे दी, 22 का मेरा मेंस था। तो जो लास्ट 27 दिसंबर 2023 तो रात को 11:47 पे, मुझे आज भी टाइम याद है वो, जब फाइनल लिस्ट आई एमपीपीएससी 2019 की, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तब मुझे लगा कि, और मेरा 8 दिन बाद मेरे मेंस की एग्जाम है 2022 की, जिसमें मैं डीएसपी बनी हूँ अभी। मतलब मेंस के पेपर थे 8 जनवरी से, आप ये मान लीजिए 8 जनवरी 2024 से मेरे मेंस की एग्जाम थे, और 6 दिन तक मेंस की एग्जाम होती है। और 27 दिसंबर 2023 को मेरा रिजल्ट आता है 11:47, पहले पता चल जाता है कि अब रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैंने घर में बता दिया था कि रिजल्ट आ रहा है 2019 का, क्योंकि अब आपकी ऐसी लिस्ट आने वाली है कि अब अगर आपका नाम होगा तो आप इधर, और नहीं होगा तो आप जीरो, और आपको प्री देना है फिर से। इंटरव्यू से गिर के आप मतलब आप धरातल पे गिर रहे हो, और आपको शुरू से शुरू करना है, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास 2022 का मेंस था, तो मतलब मैं इतनी रोई उस दिन कि ऐसा लग रहा था कि मेरा सब खत्म हो गया। और मेरे घर वाले भी समझ गए कि इसका फाइनल नहीं हुआ, तभी इसका कॉल नहीं आया। तो मैं सुबह घर में फोन लगाई कि पापा ऐसा हो गया। पापा को पहले ही पता चल गया था। तो मैंने सोचा कि या तो मैं यहाँ रुक जाऊं या तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। तो वो रात मुझे पूरी जर्नी के दौरान इतनी याद रहेगी कि मैंने सुबह उठी और मैं लाइब्रेरी चली गई, नहीं मुझे आगे बढ़ना है।
क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, रोने का भी समय नहीं था, क्योंकि 8 तारीख से मेंस है आपको, अगर ये वाला मेंस बिगाड़ दिया तो कुछ भी नहीं बचा था फिर मेरे पास। तो मैं मतलब वो मेरे लिए ऐसा पल था जो हमेशा याद रहेगा कि मैं सुबह उठी, घर वालों से बात की, थोड़ा बहुत रोई धोई, मेरे घर वालों को बोल दिया कि मेरे को फोन मत करना अब। मतलब ऐसा कि घर वाले भी भावुक थे, रो रहे थे और मैं भी वहां। तो मैंने घर वालों से तक 15 दिन बात नहीं की थी, जब तक मेरे मेंस के एग्जाम नहीं हुए 2022 के। मंजिल के लिए इतना क्रेजीनेस हमने आज तक नहीं देखा। हाँ, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज करे हैं, लेकिन जो आपका एक पागलपन है इस मंजिल को पाने के लिए। हाँ, तो वही मैं बोल रही कि मेरे घर वालों को बोल दिया कि मुझे फोन मत करना, मैं मेंस, क्योंकि वो ही चल रहा था ना कि क्या क्यों नहीं हुआ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हुआ नहीं अलग बात है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी गलती कहाँ है तो सुधार भी लें अपन। और एमपीपीएससी में अभी ऐसा रूल हो गया है कि आपको मार्क्स पता नहीं चल रहा है कोर्ट केस के कारण। आपको ये भी बता दूं, अभी कोर्ट केस निपटा भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं हुआ है। अभी सरकार ने एक मध्यम रास्ता निकाला है कि 87 वर्ष का रिजल्ट आ रहा है, 87% का, 13% बच्चों के अभी रिजल्ट होल्ड है, ओबीसी 13% जनरल वालों के। तो मतलब वो 13% अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, पर ये है कि सरकार ने एक मध्यम रास्ता निकाला कि हम रिजल्ट तो निकालते हैं 87 वालों के, तो रिजल्ट आना शुरू हुए। इसमें एक चीज और आई, अभी आपने ओबीसी की बात की या जनरल की बात की। सामान्य तौर पे क्या होता है, जनता का, आम लोगों का एक ये रिव्यू आता है कि आप अनुसूचित जाति से हैं, जी जी जी, शेड्यूल कास्ट से हैं, तो आपको आप बन गई हैं डीएसपी, तो उसमें बहुत ज्यादा आपका रोल नहीं रहा होगा और वो तो आरक्षण मिलता है, ये सारी चीजें। तो इनको लेके मतलब आप थोड़ा सा क्लियर करें कि आपकी मेहनत में आरक्षण का क्या रोल रहा। जी देखिए, आरक्षण का निश्चित रूप से मुझे लाभ मिला है, क्योंकि इसमें पहले से सीटें आती हैं, वहीं से मतलब डिफाइंड होके आती हैं, पूरी क्लासीफाई होके आती हैं कि कितनी सीट जनरल को है, इतनी ओबीसी के लिए है, इतना एससी के लिए, इतना एसटी के, इतना ओबीसी मतलब अदर कास्ट के लिए है। विकलांग भी रहता है इसमें, दृष्टिबाधित भी रहता है, भूतपूर्व सैनिक भी रहता है, सबके लिए सीट अलग अलग रहती है। देखिए, अलग अलग रिजर्वेशन है। ओबीसी का रिजर्वेशन 14% दे रही है अभी आयोग, मतलब एमपीपीएससी। एससी का अभी 15% दे रही है, और एसटी का 21%, क्योंकि अपने आबादी सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की है, तो सबसे ज्यादा आरक्षण उनको मिल रहा, और ईडब्ल्यूएस को मिलने लगा अभी 10%। तो आरक्षण का ये रहता है कि आप एक बार आरक्षण का लाभ उठा सकते हो, आप भले प्री में उठा लो, मेंस में उठा लो, इंटरव्यू में। तो मुझे एससी की सीट मिली है, निश्चित रूप से मुझे आरक्षण का लाभ मिला है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आरक्षण में भी तो उतनी ही भागा दौड़ी है। मैं ये बता दूं कि मैंने जनरल से एग्जाम प्री निकाला था, फिर बाद में मेरा जो सीट अभी मिली है मुझे एससी की मिली है, लेकिन मैं जनरल से भी हर बार प्री निकालती थी। हाँ, प्री मेरा आज तक भी नहीं रुका, और हमेशा मैंने जनरल से निकाला प्री। अब मेंस में ये कि मार्क्स तो मुझे पता नहीं है, बस अभी ये वाले मार्क्स पता चले क्योंकि इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, और बाकी के मार्क्स मुझे पता नहीं है कितने मार्क्स है, तो मैं ये बता नहीं सकती कि मैं कहाँ मेरा लैक ऑफ पॉइंट था। हाँ, तो ये कि मिलता है लाभ, बस आपको मेहनत पूरे में नहीं मिलता, 3 स्टेप नहीं, आपको एक बार ही लाभ मिलेगा पूरी प्रक्रिया के दौरान, किसी एक स्टेप पे भले आप प्री में ले लो उसको, अगर प्री आप जनरल से निकाल दिए तो आगे आपको लाभ मिल जाएगा जैसे, तो ये प्रोसेस है उसकी। अच्छा, आपकी इस पूरी जर्नी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोचिंग को आप ज्यादा मतलब महत्व देती हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर सेल्फ आपकी जो स्टडी है उसके लिए? देखिए, अगर कोई बच्चा टेक्निकल बैकग्राउंड से है पूरा, मतलब उसने जनरल स्टडी के सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े, जैसा कि मैं अपना बता दूं, मैंने मैथ्स ले लिया था 10th के बाद, तो मेरा ये भी टेक्निकल हो गया था, फिर मैं बीई करने चली गई तो वो भी मेरा पूरा टेक्निकल हो गया था, तो मुझे एक गाइडेंस की जरूरत थी, बेस बनाने की जरूरत थी, तो मैंने शुरुआत में कोचिंग ली है, और बड़े जो सीनियर्स थे उनसे भी मैंने गाइडलाइन ली है। लेकिन एक बार मेरा बेस बन गया था, तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैंने करंट पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, पूरा अभी करने चली गई, तो वो भी मेरा टेक्निकल हो गया था, तो मुझे एक गाइडेंस की जरूरत थी, बेस बनाने की जरूरत थी, तो मैंने शुरुआत में कोचिंग ली है, और बड़े जो सीनियर्स थे उनसे भी मैंने गाइडलाइन ली है। लेकिन एक बार मेरा बेस बन गया था, तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने अपने नोट्स बनाए। मतलब जनरल सब्जेक्ट बीए कर लिया किसी ने, या कोई भी जो जनरल सब्जेक्ट पढ़ लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो मुझे लगता है उनको कोचिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे कि कोई टेक्निकल है और आपको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री में अकबर है, बाबर है कि कौन है, पता हुमायूं है, मतलब पता ही नहीं है कि चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है,
तो ये तो फिर थोड़ा सा, या तो आप टाइम ले लो, फिर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बाकी आप कोई अच्छी कोचिंग ले लोगे जो आपका बेस बना दे, तो आपका थोड़ा जल्दी मतलब सिलेबस हो जाएगा, बस यही फर्क। उसके लिए एक उदाहरण आप भी बैठे हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी की, खुद ही नोट्स बनाए, अपने हाथों से नोट्स बनाती थी। मतलब कितने 6 पेपर होते हैं मेंस के, और प्री में भी, और फिर बाद में इंटरव्यू भी होना है आपका, तो मेंस के तो मैंने सारे नोट्स खुद ही बनाए, खुद के नोट्स बनाती थी, खुद का पढ़ती थी, खुद नोट्स को अपडेट करती थी। ऐसा नहीं कि नए नोट्स आ गए मार्केट में तो वो ला लूं, वो लाऊंगी लेकिन अपने नोट्स में अपडेट करूंगी मैं, क्योंकि आपके पास मटेरियल इतना ज्यादा है मार्केट में, आप मटेरियल बदलोगे तो आप कभी मतलब कर ही नहीं पाओगे, हर चीज नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो रिसोर्स है वो लिमिटेड रखें और बार बार रिवीजन करें, मतलब ये सारी चीज दी। कई बार आपने अपने खुद के उदाहरण दिए, कई बार फेल्योर्स के कि भाई वो चीज नहीं हो पाई, लेकिन जो लोग जीवन मतलब इन संघर्ष से हार जाते हैं, बहुत पढ़ाई की, बहुत कुछ किया, आपने आपका रिजल्ट नहीं आया, आप फिर भी पढ़ती नहीं, आप कंटिन्यू रही अपने अपने इस संघर्ष के लिए। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो असफलताओं से घिरकर गलत कदम उठा लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कह रहे हैं, क्या डील करना चाहिए? देखिए, बोलते ना कि जीवन में खुद से ज्यादा प्यार करने से अलावा तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी चीज है नहीं। बोलते ना सेल्फ लव। ठीक है, आपने पढ़ाई की, आपने पूरा 100% दिया, आपने कोशिश की, और देखिए ऐसा बोलते ना ये जुआ है, मतलब जुआ से भी बड़ा बोल सकते हैं कि आपको पता नहीं है, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो मतलब आपका कुछ भी नहीं है। भले आप कितने प्री दे लो, कितने मेंस दे लो, कितने भी इंटरव्यू दे लो, बोलते ना कि हमने तो इतने मेंस लिखे, हमने तो इतने इंटरव्यू दिए, अपन को काउंट थोड़ी ना करना है। और चलिए ठीक है, आपने अपनी पूरी मेहनत की, आपने पूरे दिल से मेहनत की। मैंने कई बच्चों को देखा है, पीएससी का नाम ले लेते हैं, वो फिर इंदौर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाते हैं, पढ़ाई के नाम पे घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए तो ये कदम उठा भी ले तो मुझे नहीं लगता ये गलत कदम है, पहली बात तो। और फिर आपने अगर मेहनत की और आपने पढ़ाई की, तो आपकी जो मेहनत है कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। आप इस फील्ड में बच्चों को गाइड कर सकते हो। आप मतलब आपको कदम क्यों उठाना, आप घर वालों के बारे में सोचो ना कि घर वालों ने आपको कैसे पढ़ाया, कैसे पहुंचाया। ठीक है, आपने मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिल पाया, कि होता है कई बार, क्योंकि मेरे को भी इतना टाइम लग गया, मुझे भी कई बार लगता था कि मेरा नहीं होगा। और जिस दिन रिजल्ट आया, मैं ये एक मोमेंट बताना चाहती हूँ। जिस दिन 18 जनवरी की बात है, रात को 6:30 बज रहे थे, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि मतलब शायद आपको नहीं होगा नॉलेज इसका, कि 16 तारीख को प्री था 2025 का। तो मैं यहाँ से इंदौर निकल गई थी, घर रुकी थोड़ी देर इंटरव्यू देने के बाद। 5 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था, ये 22 वाला। तो इंटरव्यू देके घर आ गई थी, कुछ देर रुकी, फिर मैंने बोला कि चलो जब तक रिजल्ट नहीं आया तो आगे पढ़ना ही है अपन को। तो प्री की तैयारी में लग गई थी मैं, तो मुझे 16 तारीख का प्री देना है। तो मैं वहां रहती हूँ इंदौर में, तो मैं मार्केट गई कि मैं कुछ बुक्स ले आती हूँ, करंट का, डेटा का, जो भी विकिपीडिया मतलब जो भी आई मैगजीन वगैरह। 6:30 बजे, तो 6 बजे रेडी होके मैं घर से निकली। तो अब मार्केट में इतना मतलब पता ही नहीं चलता है कि फोन बज रहा है कि क्या हो रहा है, इतना रश रहता है इंदौर जैसी सिटी में। तो मैं एक बुक स्टोर पे थी, मैं मैगजीन खरीद रही थी। मेरा एक दोस्त है शुभम सवैया, मेरे स्कूल का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। अब उसने रिजल्ट आया होगा 6:47 मतलब 37 या 38 मिनट में, कुछ शाम को आया। तो मैं मार्केट में थी, तो उसने मेरा रिजल्ट देख लिया होगा, उसने सर्च किया होगा कि रश्मि हरवार, तो डीएसपी के उस पे था मेरा रैंक, मतलब 15वीं रैंक पे मेरा नाम था। तो वो मुझे कंटिन्यू फोन कर रहा था, मतलब कि आप ये समझ लो कि 10 से 15 फोन आ गए उसके। तो मैं उठा नहीं पाई एक्चुअली, मैं मार्केट में, मैं तो बुक्स खरीदने गई, मुझे कुछ आता पता नहीं कि रिजल्ट आ गया कि क्या हो गया, कुछ नहीं। तो वो मेरे को फोन लगा के बोलता है कि, फिर उठाई नहीं, तो मैं उसको चिल्ला दी फोन उठा के कि बार बार क्यों फोन कर रहा है। तो बोलता है कि डीएसपी बन गई तू। तो मैंने बोला पागल है क्या। तो क्योंकि ये भी बता दूं कि मेरे जो दोस्त थे वो इतना बिलीव करते थे कि वो मेरे को पहले से बोलते थे कि तू डीएसपी बनेगी। तो इसलिए मुझे उस दिन बिलीव नहीं हुआ कि ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और एक्चुअली वो सही बोल रहा था। तो मैं उसको बोल रही थी कि मजाक मत करो, मतलब रिजल्ट आ नहीं रहे, मेरा हो नहीं रहा है, इतने साल हो गए और अभी भी रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, पता नहीं कब आएगा। तो वो बार बार बोल रहा था कि तू डीएसपी बन गई है, तू डीएसपी बन गई है। तो मैं उसको चिल्ला रही थी बार बार, बोलता रिजल्ट आ गया। फिर उसने बोला कि रिजल्ट आ गया, तू डीएसपी बनी। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं मार्केट में हूँ।
फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि मैं लिस्ट में देखूंगी, पहले अपनी आंखों से देखूंगी। मैंने कई बार रिजल्ट देखा, मैंने रोल नंबर मिलाया, मेरा क्योंकि नाम सेम भी हो सकते हैं, रोल नंबर सेम नहीं होता है। फिर मैं भी बहुत भावुक हो गई, वही बैठ के रोने लगी मार्केट में। और ये मोमेंट भी ऐसा था इस बार का रिजल्ट का मेरे साथ, मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब बोलते ना कि मेरे मम्मी पापा ने इतना संघर्ष किया इस रिजल्ट के लिए, और जब रिजल्ट आया तो मेरे मम्मी पापा का दोनों का फोन बंद। अच्छा। हाँ, और मेरे मम्मी पापा आउट ऑफ सिटी। आपको एक उतावलापन हो रहा है, कब बताया? मतलब आउट ऑफ सिटी, और मेरे छोटे भैया भी आउट ऑफ सिटी। अरे। और मेरे बड़े भैया, मतलब मेरे भैया खेत पे होंगे तो उनका फोन स्विच ऑफ। तो ये मान लो कि मतलब मैं बोलूं कि क्या हो गया मेरे साथ। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, मुझे पहले से पता था कि ये लोग आउट ऑफ सिटी है, वहाँ मतलब फोन बंद, मतलब फोन जमा ही करवा लेते जहाँ मेरे मम्मी पापा गए थे, राधा स्वामी के सत्संग में थे वो एक्चुअली, तो वहाँ फोन बंद करवा लेते। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया, मीनू राय को। मैंने उसको बोला कि मीनू मैं डीएसपी बन गई, डायरेक्ट बोला कि मैं डीएसपी बन गई। तो फिर वो भी भावुक हुई, रोई। मतलब ये पल ऐसे रहते हैं कि आप भूल नहीं सकते। कि फिर 2 दिन तक तो मेरे घर वालों को पता ही नहीं चला। अच्छा। हाँ, फिर जैसे जैसे फोन, मतलब एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन फोन चालू हुए तो उनके पास भी फोन। अब पूरे मतलब ये मान के चलो हर किसी व्यक्ति का फोन आ रहा, हर किसी व्यक्ति को पता है, केवल अपने परिवार को हाँ, पता नहीं। सिर्फ मेरे बड़े भैया को फिर थोड़ी देर में फोन लग गया था, 10 मिनट बाद वो लग गया था, मेरे भैया से बात हुई, वो भी बहुत भावुक हुए। मतलब फिर ऐसा था कि पर मेरे मम्मी पापा को तो 2 दिन बाद ही पता चला था। हाँ, तो ऐसा मतलब ये पल ऐसे रहते हैं कि आप पता ही नहीं रहता कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो मेरी फ्रेंड थी, वो आई, फिर मैं तो फिर स्वागत शुरू हुआ तो खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है। अच्छा, आपके कुछ फ्यूचर टूल्स, कुछ फ्यूचर प्लान? देखिए अभी तो मेरा ये है कि अभी मेरे को आगे भी बढ़ना है। अभी मुझे डीएसपी मिल गया, अच्छी बात है, मैं खुश भी हूँ और मैं अच्छे से काम भी करूंगी इस पे पद पे रहते हुए। जो भी मुझे कर्तव्य दिए जाएंगे मैं अच्छे से पालन करूंगी। लेकिन मुझे आगे तो अभी भी बढ़ना है। अभी मेरा 2023 का इंटरव्यू है, अभी 1-2 महीने में डेट आ जाएगी आयोग की तरफ से, तो उसको भी अच्छे से दूंगी। तो डीसी के लिए प्रयासरत हूँ, जब डीसी बन जाऊंगी तो फिर देखती हूँ यूपीएससी का है, दूंगी, मुझे आगे उसमें भी बढ़ना है। तो मतलब व्यक्ति के लिए ना कभी रुकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए लाइफ में। तो ये तो मेरी ये शैक्षणिक योग्यता है, तो मुझे अवसर मिलेंगे तो मैं आगे बढ़ती रहूंगी, स्टॉप तो नहीं होने वाली। क्या है आपका सफर है, हाँ, वो ये बता रहा है कि आपने बहुत लगन और शिद्दत के साथ ये मुकाम हासिल किया है। और आप हमारे बीच आई, हमारे साथ आपने बात की, बहुत सारी डिस्कस की, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और बस यही कहेंगे कि आप इसी तरह हमेशा आगे बढ़ती रहें। आपको जो सम्मान आपने बीना शहर को दिलाया है, पूरे मध्य प्रदेश में आपका नाम हो रहा है, जगह जगह आपका सम्मान हो रहा है। इस प्रक्रिया को आप जारी रखें और बीना वालों को कभी भूले नहीं। अरे सर, मैं बीना की जनता को भी इस माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा 27 को जब मेरा प्रथम नगर आगमन हुआ था, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, मतलब इतनी जनता, इतना सम्मान कि मैं खुद थक गई। कि मैंने बोला कि पापा मैं थक गई हूँ, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि इसी दिन के लिए तो इंतजार था। मतलब मैं इस बीना की जनता को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस बेटी को इतना सम्मान दिया। और मैं चाहती हूँ सभी पेरेंट्स से भी मैं इस माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि सब अपने बच्चों को पढ़ाएं। पहली बात तो आप भूखे रह लो, एक टाइम का खाना खा लो, लेकिन आप बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से एक रश्मि नहीं कई रश्मियां निकले, अपने बीना का नाम रोशन हो। क्योंकि इस क्षेत्र में थोड़ा मैंने देखा कि लड़कियों को बहुत पीछे, मतलब आगे बढ़ते जो लोग उनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लड़कियों को पढ़ाओ। और जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको तो आप सोचो ही नहीं, कहाँ जी रहे हो आप। लड़कियां फ्लाइट उड़ा रही हैं, आईपीएस है, सचिव है, मतलब हर चीज जो बच्चा अंतरिक्ष में जा रही है लड़कियां, तो आप क्या सोच रहे हो कि आप लड़कियों की शादी कर दो, कुछ नहीं कर पाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार की सोच से बाहर निकलो, आप बराबर से लड़कियों को पढ़ाओ, उन पे विश्वास तो करो एक बार। वो आपको बोलते ना कि आपका जो मतलब पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो वो आपको बोलते ना ब्याज के साथ लौटा देंगे। मतलब आप ये मत सोचो कि अगर पेरेंट्स आपको विश्वास कर रहे हैं बच्चों पे, तो मैं एक मतलब जो भी बच्चे हैं मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार का विश्वास बनाए रखें। अगर वो आप पे विश्वास कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो आप पढ़िए। मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे से जितना भी हो सकेगा मुझे ना लोगों की मदद ही करना है। मुझे पद भी ऐसा मिल गया कि मुझे लोगों की मदद ही करना है।
तो पढ़ाई की में जितना भी होगा, जो भी बच्चे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब मेरे से नोट्स या कुछ भी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमेशा मेरा मतलब गाइडलाइन हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू। डीएसपी बिटिया रश्मि आज हमारे स्टूडियो में आई, उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चर्चाएं की, और हम कवि दुष्यंत की लाइनें इनके लिए निश्चित रूप से बोलना चाहेंगे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और निश्चित रूप से वह पत्थर तबीयत से उछाला है हमारे बीना की बिटिया रश्मि ने, जो कि आज डीएसपी हैं, हमारे स्टूडियो पे आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारियां जो नए बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं इन क्षेत्रों में, उनके लिए आपने दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई बीना की एक ऐसी शख्सियत से जो कि बीना के ग्रामीण अंचल से निकलकर डीएसपी की रैंक तक पहुंचकर पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है, रश्मि अहिरवार ने। आपको यदि हमारा यह पॉडकास्ट शो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि रश्मि जैसी बेटियों से इंस्पायर्ड हमारे देश की, हमारे प्रदेश की दूसरी बेटियां भी हो सकें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम इस तरह के कार्यक्रमों के लिए और ज्यादा इंस्पायर्ड हो सकेंगे और आपको ऐसी संघर्षशील शख्सियतों से मुलाकात करवा सकेंगे। नमस्कार।